ग्रीटिंग्स एंड वेलकम एवरीवन टू द वर्ल्ड ऑफ अलीता। अलीता की दुनिया में आप सभी का स्वागत है और आज आप फाइनली देखने वाले हैं अलीता मांगा सीरीज का थर्ड वॉल्यूम जो कि है अलीता द किलिंग एंजल। इससे पहले की अलीता की 3 वीडियो जिनको मैंने बनाया था अलीता सीरीज के लिए, आपने अगर मैं अभी तक नहीं देखा है या फिर आप उन्हें भूल गए हैं तो प्लीज उन्हें कवर कर लीजिए, क्योंकि उन्हें मैंने भी वापस देखा है इस वीडियो को बनाने के लिए। और इस वीडियो के लिए शाउट आउट टू हमारे दो दोस्तों को जिन्होंने इस वीडियो के लिए रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने कहा कि दिखा दे वीडियो, तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं वीडियो। पहले चैप्टर का नाम है किलिंग एंजल। हम देखते हैं ईडो को जो कि वेस्टर्न रीजन में आया है अलीता की खोज में, क्योंकि हीरो की मौत के बाद से अलीता लापता हो गई। अलीता की खोज में ईडो को 1 महीना हो चुका है और वो इतने समय से घर भी नहीं लौटा। अलीता की खोज में वो अनगिनत जगहों पर भटक चुका है, अनगिनत लोगों से पूछ चुका है, लेकिन उसे अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला। वो बाजार में घूम ही रहा था कि उसकी नजर दो गुंडों पे पड़ती है जो कि एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। लेकिन वो आगे बढ़ जाता है क्योंकि एक तो वो अकेला है और दूसरा निहत्था। लेकिन तभी उसे एक पाइप रखा हुआ मिल जाता है, तो वो उस पाइप से ही उन दोनों की ऐसी हालत कर देता है कि न बता सके न दिखा सकें। जिस लड़की को ईडो बचाता है उसका नाम है समायरा। समायरा ईडो का शुक्रिया अदा करती है और क्योंकि वो इस एरिया में अजनबी है इसलिए उसे घर पे चलने का ऑफर करती है, लेकिन ईडो मना कर देता है। वो कहता है कि वो किसी को ढूंढ रहा है और वो समायरा को भी अलीता की फोटो दिखाता है। समायरा पूछती है कि क्या ये उसकी गर्लफ्रेंड है, जिस पर ईडो पूरी तरह मना कर देता है। वो कहता है कि अलीता उसकी बेटी जैसी है। लेकिन ये सवाल खुद ईडो के मन में घर बनाने लगा कि आखिर अलीता उसकी लगती कौन है जो अभी तक उसे ढूंढ रहा है। अगर वो चली गई है तो उसे ढूंढने की क्या जरूरत है। इतने में वो अपने आप से सवाल पूछ रहा था, समारा उसे ले जाती है एक भीड़ भरे इलाके में जहाँ पे वो उसे एक टिकट देके एक सीट पे बैठा देती है। और जी हाँ, यहाँ पे समारा ईडो को लेके आई है मोटरबॉल टूर्नामेंट में, जो कि वेस्टर्न एरिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट है। अब यहाँ पे कुछ चीज समझ लेते हैं। स्क्रैपयार्ड के दो मेन रीजन हैं, ईस्टर्न रीजन और वेस्टर्न रीजन, क्योंकि जाला में खुद ही एक बहुत ही बड़ी सिटी है और अपोकलिप्स के बाद सभी लोग उसी के पास आके बसने लगे। और इसी तरह दुनिया भर के अलग अलग रीजन और कल्चर्स के लोग ने उसके चारों तरफ अपने अपने एरिया बना लिए। और इस समय ईडो वेस्टर्न एरिया में है, जबकि वो बिलोंग करता है ईस्टर्न रीजन से। पिछले वॉल्यूम से हमने देखा ही था कि स्क्रैप यार्ड में अंडरग्राउंड कॉलोसियम भी है, उसी तरह मोटर वॉल है यहाँ का सबसे बड़ा शो और एंटरटेनमेंट। बैठते ही यूडो प्लेयर से कनेक्ट हो जाता है और वो खुद ही पूरी रेस को एक्सपीरियंस कर पा रहा था। एक तरह से वीआर एक्सपीरियंस समझ लो, जहाँ पे आपकी आंख और कान एकदम प्लेयर से कनेक्ट हो चुके हैं। ईडो का प्लेयर इस सबसे आगे था, वो एक के बाद एक वो सबको पछाड़े जा रहा था, लेकिन तभी फिनिश लाइन पे एक दूसरा प्लेयर आता है और उसे रोक लेता है। और वो थी अलीता। एक ही बार में अलीता प्लेयर को मार देती है और उसकी मौत ईडो भी एक्सपीरियंस कर पाया। ईडो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो भागते हुए सीधे स्टेडियम के पास जाता है, जहाँ पे अलीता उसे रेस ट्रैक के पास देख जाती है। ईडो अलीता को आवाज लगाता है, लेकिन उसके हाव भाव देख ईडो भी सहम जाता है। अब समझे ईडो को इतने महीनों से वो क्यों नहीं मिली। ये यहाँ पे ऐसी तस्वीर लेकर डोल रहा है और यहाँ पे ये इंसान, इसमें आज जमीन और आसमान का अंतर है। आखिर कोई पहचाने तो कैसे। अलीता ईडो को पूरी तरह नजरअंदाज करके चली जाती है और सिक्योरिटी वाले ईडो को बाहर फेंक देते हैं। अलीता अपने ट्रेल में पहुंचती है, जहां पे हम उसके मोटरबॉल टीम पार्टनर्स उम्बा और एड से मिलते हैं, साथ में उसका पेट किमजी। अब पता नहीं है क्या चीज है, लेकिन है। पिछले वॉल्यूम से ही बताता आ रहा हूँ कि अलीता सिर्फ एक साइबरपंक स्टोरी नहीं है, इसमें मॉन्स्टर्स और म्यूटेंट्स भी हैं। एड एक्स प्लेयर रह चुका है मोटरबॉल का, वो एक बेहतरीन, और उम्बा उनका इंजीनियर है। और साथ मिलकर वो अलीता का मोटरबॉल करियर बना रहे हैं, एक तरह से उसे स्पेशल लीग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सिंपल भाषा में कहूँ तो एक फुल स्पोर्ट और एथलीट वाली स्टोरी चल रही है। और अलीता का करियर भी अच्छा खासा जा रहा है, क्योंकि उसने इस समय थर्ड लीग के ज्यादातर सभी प्लेयर्स को हरा दिया है। जिसपे उम्बा कहती है कि इसी तरह चलता रहा तो अलीता टॉप लीग तक पहुंच जाएगी। जिस पर एड अलीता की टांग खींचता है कि 1 महीने पहले जो उन्हें रोती हुई बच्ची मिली थी, आज वो टॉप लीग तक पहुंचने का सपना देख रही है। लेकिन तभी उम्बा के कहने पर एड माफी भी मांग लेता है, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो अलीता के पास्ट के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। और यहाँ पे हमें थोड़ी स्टोरी समझ आती है कि असल में हुआ क्या होगा। ह्यूगो की मौत से अलीता पूरी तरह टूट चुकी थी, जिसकी वजह से वो घर भी नहीं जाती है। अपने दुख में वो अलग अलग जगहों पर भटकती है और एक दिन किसी बार में उसकी नजर पड़ती है एड की। और इस तरह जरूर एड को दिखा होगा कि एक अच्छी खासी प्लेयर बन सकती है, जिसके बाद उसने उसे सिंपली रिक्रूट कर लिया होगा। इस तरह की एक सिंपल बैक स्टोरी जैसी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है, क्योंकि यहाँ पर तो ज्यादा कुछ समझाया नहीं गया। हालांकि अलीता के मोटिव्स यहाँ पे सिंपल हैं। वो अपनी सारी यादें भुला देना चाहती है, इसलिए उसने ये नई जिंदगी ली है ताकि वो अपने अंदर के वॉरियर को जिंदा कर सके और उन सभी चीजों से दूर हट सके जो कि उनको प्यार करते थे या फिर जिनको वो प्यार करती है। और इसी के साथ उसने अपनी बर्सर बॉडी को भी छोड़ दिया है, ताकि ईडो और ह्यूगो से जुड़ी सारी यादें वो हमेशा के लिए छोड़ के मूव ऑन कर दे। यानी अलीता अब अपनी सेल्फ डिस्कवरी में लगी हुई है, क्योंकि उसकी खोई हुई यादों में एक सोया हुआ वॉरियर दफन है। वहीं ईडो इसे धक्के मार के निकाल देने के बाद वो अलीता की तस्वीर को आग में फेंक देता है। जिस अलीता के लिए वो इतने दिनों से भटक रहा था, उसने उसी को छोड़ के अपनी खुद की एक नई दुनिया बना ली। यहाँ पे समायरा ईडो के पास आती है और पूछती है कि क्या उसे वो लड़की मिली जिसे वो ढूंढ रहा था, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कोई भी अलीता को नहीं पहचान पा रहा था। लेकिन भोली से दिखने वाली समायरा ने थोड़ी सी हिंट तो ले ही ली कि अलीता कौन हो सकती है। हालांकि ईडो ने कहा कि अब इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ खत्म हो चुका है। जिसपे समायरा खिलखिलाते हुए कहती है कि तब तो ईडो अब समायरा के घर चलेगा। ईडो भी राजी हो जाता है, क्योंकि हाल फिलहाल में जाने के लिए कोई जगह नहीं है।
यहाँ पे समायरा उसे बताती है कि वो अपने बड़े भाई के साथ रहती है, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है और इसीलिए समायरा को भी डॉक्टर ईडो की ज़रूरत है। जिस पे ईडो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं डॉक्टर हूँ, जिस पे समायरा सीधा इशारा करती है उसके माथे पे लगे निशान की, जो कि हैरानी की बात है क्योंकि पूरे स्क्रैप यार्ड में इस निशान का मतलब क्या है किसी को नहीं पता। हालांकि मतलब तो डॉक्टर भी नहीं है। अगर आपने सबसे पहली वॉल्यूम 0 देखी हो तो आपको पता ही होगा कि ईडो की बैक स्टोरी क्या थी। इन्हीं बातों के बीच समायरा बगल वाली दीवार पे इशारा करती है जिसपे उसके भाई का बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था और यहाँ पे हमें पता चलता है कि समायरा का भाई कोई और नहीं बल्कि मोटरबॉल के टॉप लीग टूर्नामेंट्स का चैंपियन जसुगन है। दूसरे चैप्टर का नाम है किंग ऑफ किंग्स। एक हफ्ता बीत चुका है और ईडो अभी भी अलीता के चक्कर में लगा हुआ है और आखिर करे भी क्यों ना। कचरे से निकाल के नया जीवन उसने दिया था और आज पापा की परी आसमान में उड़ने लगी। उसने फैसला कर लिया था कि वो कुछ ना कुछ तो करेगा। समायरा ईडो को अपने साथ खींच ले जाती है उसे अपने भाई का गेम दिखाने के लिए क्योंकि आज उसकी बहुत ही बड़ी रेस होने वाली है। चैंपियन की रेस को देखने के लिए पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। सारे मॉनिटर्स और प्लेयर्स की सीट भी बिक चुकी थी और एड भी अलीता को लेके आया था ताकि वो देख सके कि टॉप लीग मैच होते कैसे हैं। लेकिन यहाँ पे किम जी अलीता के हाथ से छूट के भाग जाता है और जाके पहुंच जाता है समायरा के पास। समायरा को किम जी अच्छा लग जाता है तो अलीता डर के मारे जल्दी से ना उसे लेके वापस चली जाती है। यहाँ पर ईडो और अलीता एक दूसरे के इतने पास खड़े थे फिर भी भीड़ की वजह से वो एक दूसरे को नहीं देख पाते। अनाउंसर टूर्नामेंट की घोषणा करता है और हमें पता चलता है कि चैंपियन आज अपने एक हाथ के बिना ही रेस करने वाला है। और सिर्फ यही नहीं, उसके अपोनेंट में खड़े हैं 3 चैलेंजर जो एक साथ लड़ेंगे और ये सब इसलिए ऐड किया जा रहा है ताकि दूसरों के लिए मैच फेयर हो सके। यानी समझ रहे हो, इस हद तक चैंपियन जसुकन खतरनाक है। और यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। जसुकन बड़े ही आसानी से पलक झपकते ही तीनों चैलेंजर से आगे पहुंच के बॉल को हासिल कर लेता है, लेकिन तभी उसके ब्रेन में एक अटैक आता है जिससे वो गिर जाता है। जयसुकन खड़े होने की बहुत कोशिश करता है लेकिन हार मान के वो अपनी मेडिकल टीम के पास चला ही जाता है, जिसे देख के समायरा क्या पूरी ऑडियंस घबरा जाती है। आखिर सट्टा जो लगाया है। समायरा ईडो को लेकर जयसुकन के पास पहुंच जाती है जहां पे उसके मैनेजर्स पहले तो ईडो को रोक लेते हैं, लेकिन जब समायरा उन्हें ईडो का निशान दिखाती है तो अचानक से उसकी इज्जत बढ़ जाती है। वो उसे ऐसे ट्रीट करने लगते हैं जैसे कि अब सब कुछ इसी के हाथ में है। इससे ईडो हैरान था ही, लेकिन उसकी हैरानी और बढ़ जाती है जब वो जयसुकन के ब्रेन स्कैन्स को देखता है, क्योंकि जयसुकन का पूरा ब्रेन स्ट्रक्चर ही आर्टिफिशियली रिक्रिएट किया गया था नैनो मशीन से, जो कि सिर्फ एक जालमबाज ही कर सकता है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ वहीं पर है। जयसुकन के मैनेजर्स बताते हैं कि जयसुकन के साथ एक बार बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसके बाद एक अननोन डॉक्टर ने आगे उसका इलाज किया, जिससे ईडो समझ जाता है कि यह अननोन डॉक्टर वही हो सकता है जिसने गुरुस्का को ठीक किया था। अब ज्यादा कुछ तो ईडो कर नहीं सकता था, इसलिए वो एक फाइनल ट्राई करता है। वो जयसुकन की ब्रेन को समायरा के ब्रेन से कनेक्ट कर देता है और समायरा से कहता है कि वो प्रे करे कि उसका भाई ठीक हो जाए, क्योंकि ऐसी हालत में अगर दिमाग को कोई चीज फिर से सक्रिय कर सकती है तो वो किसी अपने फैमिली वाले की आवाज ही है। वहीं रेस ट्रैक पे तीनों चैलेंजर आपस में लड़ाई कर रहे थे क्योंकि चैंपियन के जाने के बाद अब कंपटीशन अपने आपस में है। लेकिन तभी जयसुकन पीछे प्रकट हो जाता है इन भाइयों के बीच की लड़ाई को खत्म करने के लिए। दो प्लेयर्स को तो जयसुकन ऐसे ही निपटा देता है जैसे कागज के खिलौने हो, और तीसरा वाला मौका देख के हमला करने की कोशिश करता है तो जयसुकन अपने मशीनी क्रंच के अटैक से उसके चित्र उड़ा देता है। रह जाता है उसका हाथ बॉल को पकड़े हुए और इसी तरह जयसुकन जीत जाता है। और इसी के साथ ईडो को भी एक जरिया मिल गया अपना काम निकालने के लिए। अगर जयसुकन अलीता को बुरी तरह हरा देगा तो उसका घमंड चूर हो जाएगा, जिसके बाद अलीता वापस उसके पास आ जाएगी। और इसी सोच के साथ ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तीसरे चैप्टर का नाम है स्कल चैलेंज पार्ट 1। अलीता अपने जिम में ट्रेनिंग कर रही होती है तभी एड अलीता और उम्मा को बुलाने आता है क्योंकि उनके स्पॉन्सर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम हो चुकी थी। यहाँ पे हम अलीता के स्पॉन्सर मिस्टर थॉमसन से मिलते हैं। मिस्टर थॉमसन अलीता को बताते हैं कि मोटरबॉल में 3 तरह के टूर्नामेंट होते हैं, थर्ड लीग, सेकंड लीग और टॉप लीग, और हर टूर्नामेंट में पूरे 100 प्लेयर होते हैं 0 से 99 तक। अब अलीता अपने 99 नंबर जो कि थर्ड लीग में यूज कर रही थी उसे वो सेकंड लीग में यूज नहीं कर सकती क्योंकि वो नंबर पहले से किसी पे है। और यही वो परेशानी जिसके बारे में एड बात कर रहा था, क्योंकि उसे पता है कि अलीता इतनी जिद्दी है कि वो अपना नंबर नहीं छोड़ेगी। और इसलिए मिस्टर थॉमसन ने उस प्लेयर से बात की है जिसके पास है नंबर 99 और उसका नाम है एजाकटी, जो कि अलीता को पिद्दी समझते हुए उसके ऊपर पूरा बरस पड़ता है। वो कहता है कि अगर तुझे मेरा नंबर चाहिए तो मुझे हरा के दिखा। दोनों ही अपने अकड़ के लिए जिद्दी थे तो फैसला हो जाता है कि जो भी ट्रेनिंग मैच में जीतेगा ये नंबर उसका। अब क्योंकि मोटर बॉल तो यूज नहीं कर सकते इसलिए थॉमसन लेके आए एक छोटे स्कल को, और यही तो है स्कल चैलेंज। 3 राउंड का डिसाइड होता है और पहला राउंड शुरू हो जाता है। अलीता और एड एक दूसरे को अच्छी खासी टक्कर दे रहे थे। अलीता बड़ी आसानी से उसके हमलों को डॉज करते हुए उसे गिरा देती है, लेकिन तभी अजाकटी अपनी बॉडी पे ही स्लिप करते हुए अलीता के पैर को तोड़ देता है और अलीता सीधे जा गिरती है टायर्स के बीच में, और अजाकटी अपने पैरों के सहारे ही बॉल को गोल कर देता है जिससे वो पहला राउंड जीत जाता है। लेकिन अलीता को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो खुश होती है क्योंकि अब तक तो मोटर बॉल में सादा लोगों को निपटाते आ रही थी, आखिरकार कोई तो मिला जो उसे लड़ सके। दोनों ही पार्टी सेकंड राउंड की तैयारी कर रहे होते हैं। उम्बा अलीता की टांग को फिक्स करने में लगी होती है, वहीं एड और मिस्टर थॉमसन की बड़ी बातचीत चल रही होती है।
मिस्टर थॉमसन एड को बताते हैं कि एजाकटी एक खतरनाक प्लेयर है। वो सेकंड लीग में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि उसे जीतने से ज्यादा अपने प्लेयर्स को मारना और उन्हें क्रश करना अच्छा लगता है, और इसलिए बेहतर यही होगा कि वो इस मैच को छोड़ दे, वरना क्या पता वो अलीता को खेलने लायक भी ना छोड़े। जिस पे एड उस पर बरस पड़ता है। वो कहता है कि वो अलीता का कोच है, उसे उस पर पूरा भरोसा है। अगर उसने कहा है कि वो इस मैच को जीतेगी तो वो जरूर जीतेगी। अगर तुम्हें उस पर भरोसा ही नहीं है तो उसका स्पॉन्सर बनने का क्या फायदा। और ये सब अलीता भी सुन लेती है। अब तक एड उसके सामने बड़ा टफ कोच बन के दिखा रहा था, लेकिन अपने कोच का अपने ऊपर इतना भरोसा देख के अलीता का भी दिल पिघल जाता है। सेकंड राउंड स्टार्ट होता है और एजाकटी सबसे पहले बॉल को हासिल कर लेता है। जिस पे अलीता उसके पास पहुंचती है तो वो फिर से अपनी टेक्निक लगा के उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार अलीता उसे बड़े ही आसानी से रोक लेती है। उसके हैवी व्हील्स को उसने अपने हाथों से ही रोके रखा था, तो उसने अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक दिखाने की कोशिश की, जिस पे अलीता ने उसे उसकी टेक्निक दिखा दी, उसे दूर फेंक कर। एजागटी का चेहरा खराब हो जाता है, जिस पे वो गुस्से से अलीता को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन अलीता एक बार फिर से उसे बड़ी ही आसानी से बच के उसे कब्जे में ले लेती है। एजागटी को तो लगा कि उसका टाइम आ गया, लेकिन अलीता उसे छोड़ देती है, ये कह के कि ये तो सिर्फ एक टेस्ट मैच था, और अलीता गोल कर देती है। अपनी इतनी बड़ी हार के बाद एजागटी तीसरा राउंड खेलने से ही मना कर देता है। वो अलीता से पूछता है कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक है जिससे वो लड़ रही थी, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कुछ उसने पहले कभी नहीं देखा है। जिस पर अलीता की मेमोरी ट्रिगर हो जाती है और उसके मुंह से अपने आप ही निकलता है कि यह है मार्स की स्पेशल टेक्निक पंजर कंस्ट। और आपको बता दूं, ये एक बहुत ही बड़ा रिवील था, क्योंकि अलीता ने पहली बार मार्स को मेंशन किया। क्योंकि रीडर्स के लिए अब तक तो ये सिर्फ एक साइबरपंक पोस्ट अपोकलिप्टिक स्टोरी बनी हुई थी, लेकिन अब पता चला ये तो स्पेस तक जा रही है। इस एक स्टेटमेंट से यूकिटो किशिरो ने बहुत कुछ बदल दिया। चौथे चैप्टर का नाम है स्कल चैलेंज पार्ट 2। हम देखते हैं अलीता और एड बाजार में घूमने आए थे ताकि वो प्रॉपर रेस्ट ले सके। वहीं बाजार में कुछ बेढंगे बाइकर्स की गैंग तोड़फोड़ मचा रही होती है, तो अलीता उन्हें अच्छा खासा सबक सिखा देती है। इसके बाद दोनों रैमेन शॉप पे खाना खा रहे होते हैं कि तभी किमजी फिर से उड़ जाता है, और एक बार फिर से वो पहुंचता है समायरा के पास, जो कि आज अपने भाई के साथ है। साथ में ईडो भी है पीछे खड़ा हुआ। इसे देख के अलीता पूरी तरह सहम जाती है। यहाँ पे ईडो अलीता की अच्छी खासी टांग भी खींचता है सबके सामने। वो ऐसा दिखाता है जैसे कि ये पहली बार मिल रहे हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि एड और जेसुकन पुराने दोस्त रहे हैं। उन दोनों ने ही साथ में करियर शुरू किया था मोटरबॉल में। ये फर्क सिर्फ इतना है कि जेसुकन एक चैंपियन बन चुका है और एड अपनी बीमारी की वजह से एक कोच बन के रह गया। यहाँ पे दोनों ही पार्टी मिलकर बैठ जाती हैं, जहाँ पे एड जेसुकन को अलीता से मिलवाता है और उसे बताता है कि जल्दी ही वो टॉप लीग तक पहुंच के जेसुकन को चैलेंज करेंगे। जिस पर ईडो तुरंत ही उनकी खिल्ली उड़ाते हुए बोलता है कि एक छोटी सी बच्ची को लेकर तुम चैंपियन को चैलेंज करने की सोच रहा है। अगर बाजार में थोड़ा कहीं दिमाग मिल रहा हो तो खरीद लो। अब अलीता का क्या, उसको तो आप जानते ही हो, वो सीधे ही जेसुकन को चैलेंज कर देती है। लेकिन तभी बाइकर्स की गैंग वापस आ जाती है अपने बड़े से बॉस के साथ। यहाँ मामले को हाथ में लेते हुए जेसुकन गुंडो से कहता है कि अगर वो उसे आर्म रेसलिंग में हरा देंगे तो वो अलीता उन्हें सौंप देगा और साथ ही साथ उन्हें पूरे 1 मिलियन पैसे देगा। जिस पर बॉस तो पूरा रेडी था, और हालांकि जेसुकन अपनी फाइटर बॉडी में नहीं था, फिर भी वो बड़ी ही आसानी से जीत जाता है और अपनी जीत की छाप भी छोड़ देता है। इसके बाद जेसुकन पूरे स्टेशन में खड़ा होकर उन लोगों को अपना चेहरा दिखाता है, जिसपे सारे गुंडे डर के भाग जाते हैं, क्योंकि अब जाके उन्हें पता चलता है कि वो किस शेर की गुफा में हाथ डाल रहे थे। और इससे अलीता को भी एक आइडिया मिला कि आखिर वो किससे भिड़ने की सोच रही है। जेसुकन अलीता से कहता है कि ये ताकत किसी मशीन या टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये ताकत है हमारी विल पावर का। तुम्हारे दिल की आवाज, तुम्हारा जुनून और शक्ति ही वो है जो तुम्हें आखिर में जिताती है। ये समझाते हुए जेसुकन अलीता से कहता है कि अगर वो उसे आर्म रेसलिंग में हरा पाए तो वो उसका चैनल एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर वो हारी तो। जिस पे अलीता कहती है कि अगर वो हारी तो बदले में उसका दिल तुम्हारा। अलीता अपने दिल को एड को पकड़ा के कहती है कि अगर वो हारी तो एड उसके दिल को क्रश कर दे, क्योंकि वो मर जाएगी, लेकिन वो ईडो से हार नहीं मानेगी। जिस पर ईडो भी घबरा जाता है, क्योंकि अलीता को मारना थोड़ी ना था। जैसा कि हमें पता ही है, उसकी कोशिश तो अलीता को वापस पाने की है, लेकिन अब तो बात जान पे आ चुकी है, क्योंकि हम जानते ही हैं कि अलीता जिद्दी तो बहुत ही है। समायरा 3 की गिनती पर मैच को चालू करती है और अलीता बड़ी ही तेजी से जेसुकन को नॉकआउट कर देती है, लेकिन जेसुकन थोड़ी ना ऐसी हार मानने वाला है। वो अलीता को अच्छी खासी टक्कर देता है, जिसकी वजह से अलीता की बॉडी भी डैमेज होने लगती है और उसके पुर्जे गर्म होकर निकलने लग जाते हैं। जेसुकन ने अलीता के हाथ को लगभग बर्बाद कर ही दिया था, और अगर मैच कंटिन्यू रहा तो इसका नतीजा तय है कि अलीता मारी जाएगी। इसलिए जेसुकन रुक जाता है। वो अलीता से कहता है कि उसके ऐसी निडर वॉरियर यहाँ पे मरना डिजर्व नहीं करती, और उसे बताता है क्योंकि वो एक सेकंड लीग की प्लेयर है, उसे चैंपियन को चैलेंज करने के लिए 5 लोगों की टीम तैयार करनी होगी। यानी कि जेसुकन ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। ये कहते हुए और अलीता को गुड लक कह के जेसुकन वहां से चला जाता है। जेसुकन के साथ इस फाइट से अलीता बहुत ज्यादा खुश थी, ये जानकर कि इस दुनिया में ऐसे वॉरियर भी हैं जिनसे बहुत कुछ सीख सकती है, और जेसुकन तो धीरे धीरे उसका आइडियल बनता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हम रास्ते में क्या देखते हैं, जेसुकन का हाथ उसकी बॉडी से अलग होकर गिर जाता है। यहाँ जेसुकन को समझ आता है कि अलीता की बॉडी किसी तरह की वाइब्रेशन छोड़ रही थी। उसने अलीता की बॉडी को 80% डैमेज किया था, जबकि अलीता ने तो उसे अंदर से पहले ही खत्म कर दिया। यानी अगर मैच कंटिन्यू रहता तो विनर होती अलीता। और आपको बता दूं, ये अटैक जो अलीता ने किया, ये उसका फ्यूचर में बहुत ही पॉपुलर अटैक है, जो कि हर्षा ह्योन, क्योंकि अलीता अभी भी अपनी पंजरगंज को याद कर रही है। अपनी हार को रियलाइज करते हुए जेसुकन बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि थोड़ा और जीने के लिए अब उसके पास एक अच्छा खासा रीजन है। इसका छोटा सा लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है ओनली वन हर्ट।
हम देखते हैं अलीता को अपनी सेकंड लीग रेस के लिए तैयार होते हुए, जिसके बाद वो चैलेंजर टीम के लिए मेंबर सेलेक्ट करेगी। हम देखते हैं अलीता ने पहले से ही अजय कट्टी को सेलेक्ट कर रखा है, साथ में सेकंड लीग का सबसे बेकार प्लेयर, लेकिन अलीता का बड़ा फैन टेगल भी टीम में आना चाहता है। टीम बनाने के लिए अजय कट्टी अपने 3 स्टूडेंट्स को भी लेके आया था, जो कि अलीता को छोटा देख के उसे टेस्ट करना चाहते थे, तो अलीता ने भी कहा आने दो। अलीता ने उन्हें अच्छा खासा डेमो देकर चुप करा दिया। और इन्हीं सब बातों के बीच प्रकट होता है सेकंड लीग का चैंपियन आर्मब्लेस कैलिकुला, जो कि कहता है कि अलीता अपने आप को बड़ा टफ दिखाती है, लेकिन आज के मैच में वो उसे दिखा देगा कि असली टफ कौन है। जिस पर अलीता कहती है कि अगर टीम में आना हो तो अगली बार पूछ लेना, इस तरह बच्चों की तरह नोटिंग करने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि हम जानते हैं, खिल्ली उड़ाने में तो अलीता माहिर है, जबान से ही पूछ लो। इसके बाद सभी रेस के लिए अपने आप को ट्यून अप कर रहे होते हैं, तभी अलीता के बगल से एक और प्लेयर गुजरती है, जो कि एक फीमेल है। और एजा कटी बताता है कि ये है प्लेयर नंबर 7 क्रिम्सन विंड, जो कि ज्यादातर वेपन्स के बिना सिर्फ अपनी स्पीड और स्किल्स के सहारे लड़ती है। यानी अलीता को टक्कर देने वाले इस रेस में अच्छे खासे दावेदार भरे हुए हैं। और जैसोकन भी घर बैठे ये मैच देख रहा था, वो ईडो को भी बुलाता है, जिसपे ईडो मना कर देता है। जिस पर जैसोकन कहता है कि आखिर वो कब तक नाटक करता रहेगा, वो कोई अंधा थोड़ी है। वो जानता है कि अलीता और ईडो एक दूसरे को जानते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर और ये वॉल्यूम यहीं पे खत्म हो जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि जे कॉटनी के मूवी वाले कैमियो का क्या मतलब था। उसी तरह नोवा का कैमियो जो कि एडवर्ड नॉर्टन ने किया। ये सारी प्लानिंग थी फ्यूचर सीक्वल्स की, जो कि कम वक्त डिज्नी और फॉक्स की डील की वजह से खत्म हो गई, जिस पर मुझे आज तक दुख होता है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसी मूवीज के सीक्वल आ रहे हैं जिन्हें कंटिन्यूशन की जरूरत भी नहीं है। और यहाँ डिज्नी चुप बैठा है अली तक सीक्वल के मामले में, या फिर कहूँ जेम्स कैमरॉन, क्योंकि वो अवतार मूवीज में बिजी हैं। और हाँ, ये बात क्लियर कर दूं कि अभी तक अली टू कंफर्म नहीं की गई है। मूवी का कुछ भी अता पता नहीं है। ये मत सोचो कि वो आ गई है या फिर कंफर्म होने वाली है या फिर उस पर काम चल रहा है। ये सारे रूमर जो यूट्यूब पे लोग बातें करते हैं वो सब गलत हैं। तो जैसा कि आपने देखा, मूवी ने इस वॉल्यूम को भी पूरी तरह कवर करने की कोशिश की, लेकिन वो उतना ही डाल पाया जितना वो डाल सकते थे, क्योंकि पहले से ही 2 वॉल्यूम की स्टोरी तो चली रही थी। और पिछले 2 वॉल्यूम्स को देख के कोई भी ये नहीं कह सकता है कि स्टोरी इस तरह की टर्निंग पॉइंट ले लेगी। अचानक ही मोटर वॉल इतना सारा यूनिवर्स फिर से बिल्डअप कर दिया, जो कि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि हीरो की मौत के बाद हम सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या ही दिखाया जा सकता है। और लिटरली उस टाइम पे यही प्रॉब्लम थी, और इसलिए इस वॉल्यूम को अच्छी तरह रिलीज करके पहले ही बता दिया कि स्टोरी नेक्स्ट वॉल्यूम में कंटिन्यू रहेगी, जिसका नाम है एंजल ऑफ विक्ट्री। इस वॉल्यूम का नाम था किलिंग एंजल, जो कि फैंस हमेशा कहते ही रहते हैं कि सेकंड मूवी का नाम किलिंग एंजल ही रखा जाएगा, क्योंकि स्टोरी पूरी मोटर वर्ल्ड पे बेस्ड है। हालांकि अगर सीक्वल कभी आया तो इस वॉल्यूम के एंड तक आपने जो भी सारे प्लेयर और कैरेक्टर्स देखे वो मूवी के अंदर भी इंक्लूडेड हैं। हालांकि कईयों का स्क्रीन टाइम मिला नहीं, उन्हें मूवी में से फाइनल कट में से अलग कर दिया। कुछ मूवी देखते समय छूट गए, लेकिन अगर आप गौर करो तो आपको सभी प्लेयर्स दिख जाएंगे। और कुछ नहीं तो मूवी की कास्टिंग लिस्ट ही देख लेना। अब जैसा कि आपने देखा, अलीता की स्टोरी बहुत ही बड़ी और अच्छी खासी पोटेंशियल से भरी हुई है, लेकिन अगर ऑडियंस को सही टाइम पे चीज ना दिखाया जाओ तो ऑडियंस ही चली जाती है। ज्यादातर ऑडियंस यही सोचेगी कि हीरो की मौत के बाद से अब जिसमें दिखाने लायक बचा ही क्या है, जबकि असली कहानी तो अब शुरू होती है। और इसलिए कोडांसा ने भी जब इस वॉल्यूम्स को और इस सीरीज को रीपब्लिश किया, तो उन्होंने फैसला किया कि वो चैप्टर्स को रीअरेंज करेंगे, और इसलिए वॉल्यूम 2 के क्लाइमेक्स वाले चैप्टर्स को उन्होंने ऐड कर दिया थर्ड वॉल्यूम में, जो कि शुरू में ऑकवर्ड तो लगता है, लेकिन एक सही डिसीजन है, क्योंकि इसे बहाने लोग थर्ड वॉल्यूम को भी पढ़ेंगे और उन्हें पता चलेगा कि स्टोरी तो असल में बहुत ही कंटिन्यू हो रही है। और इसलिए मूवी ने भी सही फैसला किया था इस वॉल्यूम को इंक्लूड करके। वरना खुद ही सोचो, हीरो की डेथ के बाद ऐसा लगता कि अलीता भी कोई टाइटैनिक जैसी मूवी है, तो इसको कंटिन्यू करने की क्या जरूरत है। इसे अच्छे से समझने के लिए एक बार इमेजिन करके देखो कि अगर मोटर वर्ल्ड को मूवी के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता तो क्या इतने सारे फैंस बनते जो कि पार्ट 2 मांग रहे हैं। खैर, इसी के साथ मेरी बातें होती हैं खत्म। अब आप बताओ, आपको अलीता की स्टोरी की ये कंटिन्यूशन कैसी लगी। अपने आइडियाज को कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके तो इसे हाइप भी कर देना। सब्सक्राइबर वाली भीख मैं नहीं मांगने वाला, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। ये चैनल मैंने लिटरली सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मैं अलीता के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड था। अगर आप उस मोटिवेशन को बनाए रखेंगे तो हम लास्ट ऑर्डर और मास्क क्रॉनिकल तक भी पहुंच सकते हैं। इसी के साथ बैटलैंड ललिता मांगा सीरीज के थर्ड वॉल्यूम की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मैं आपसे मिलूंगा किसी और अलीता या फैन वीडियो में, तब तक के लिए फेयरवेल।